प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। इस सप्ताह के श्रोता हैं नरेंद्र तिवारी रायगढ़ से और इनसे बातचीत की है शुभ्रा ठाकुर ने। रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ और रेडियो अर्पा के एक खास प्रोग्राम सप्ताह के श्रोता में आज मुझे अवसर मिला है हमारे बहुत ही जागरूक श्रोता से बात करने का, उनके बारे में कुछ जानने का। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे सप्ताह के श्रोता से। तो इस बार सप्ताह के श्रोता हैं नरेंद्र तिवारी जी, जो रायगढ़ से हैं। बहुत ही जागरूक श्रोता हैं, रेडियो के कार्यक्रम ध्यान से सुनते हैं, उनके बारे में लिखते भी हैं। तो नरेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो अर्पा पर और हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और पूरे अर्पा स्टाफ को और साथ ही साथ कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। तो तिवारी जी, इसके पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप क्या करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है। जी हाँ, मैं नगर निगम रायगढ़ में सर्विस करता हूँ जल विभाग में। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, वो आंगनबाड़ी में है और मेरे बच्चे हैं, 3 लड़के हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, फाइनल पूरा कर लिए हैं तीनों जन। अरे वाह। और अभी वो जॉब वगैरह के चक्कर में है और अभी तो फिलहाल सब घर ही में रहते हैं और प्राइवेट ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को। अच्छा। और मेरी पत्नी है, वो आंगनबाड़ी में काम करती है। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है नरेंद्र जी। तो ये बताइए कि रेडियो कब से सुन रहे हैं आप? मैं वैसे तो बहुत बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ। जब आकाशवाणी सिर्फ हम लोग छत्तीसगढ़ में पहले रायपुर ही सुना करते थे, उसके बाद में मैं रेडियो सिलोन वगैरह सुनता था। और जब से अर्पा बना है, जब से अर्पा रेडियो, तब से इनको भी प्रसारण सुनते आ रहा हूँ और मैं भाग भी लेता रहता हूँ समय अनुसार। जी जी बिल्कुल। पहले हम लोग कार्ड में भेजते थे सब जगह और अब हमको टाइम भी नहीं मिलता। तो ये रेडियो अर्पा का हम आभारी हैं जो व्हाट्सएप ईमेल के द्वारा और अभी नया तकनीक तरीके से हम श्रोताओं की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोग के लिए, तो बहुत खुशी होती है ऐसा। अरे वाह। तो नरेंद्र जी, कुछ याद है आपको कि रेडियो पर पहला प्रोग्राम आपने कौन सा सुना था? मैं रेडियो पे जब इतना प्रचार नहीं हुआ था रेडियो अर्पा का, तो थोड़ा आधा घंटा का प्रोग्राम हुआ करता था, वो संज्ञा मैम की आवाज में वो सुनता था। और वो बिलासपुर अंचल के कलाकारों को, रायपुर अंचल के कलाकारों को जो इंटरव्यू होता है ना, उस टाइप का कार्यक्रम सुना था। और छत्तीसगढ़ी गीत वगैरह सुना था और ये कविताएं वगैरह ये सब सुना था। अच्छा। ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर। मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं हमारे इस सप्ताह के श्रोता नरेंद्र तिवारी जी। तो नरेंद्र जी, हमारा जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिन श्रोताओं से बाकी के श्रोता परिचित नहीं हैं, उनसे परिचय बढ़े, साथ ही साथ रेडियो की बातें हों और साथ ही साथ जिस स्थान पर आप लोग रहते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह के बारे में भी लोगों को जानकारी हो। तो क्योंकि रेडियो अर्पा ऐप के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में सुना जा सकता है ना? तो आप रायगढ़ में रहते हैं, तो रायगढ़ के बारे में बताइए, थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। हमारा रायगढ़ वैसे तो बिल्कुल शांत शहर है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अब एक फैक्ट्रियां भी हो चुकी हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो गई है, तो लोग बाहर से भी आकर के बस चुके हैं। और यहाँ हमारे रायगढ़ छत्तीसगढ़ बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए रायगढ़ से 20 किलोमीटर दूर उधर उड़ीसा बॉर्डर हो जाती है, इधर हम लोग का छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पर देखने लायक धार्मिक स्थल भी हैं 2-3, जिसमें से एक हमारे बूढ़ी माया मंदिर के नाम से है, बहुत पुराना है। जैसे रतनपुर में महामाया मंदिर है उसी तरह
यहाँ अच्छा। बुढ़ी माँ का मंदिर है। जी। और रायगढ़ रेलवे स्टेशन से मात्र लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी में सत्यनारायण बाबा धाम नाम का स्थान है। पहले वो सुनसान इलाका था और एक बच्चा अपना जीप काट के वहाँ तपस्या में बैठ गया और अभी तक बैठा ही हुआ है। वो लगभग 20 वर्ष हो गया वो तपस्या में बैठे हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। अच्छा। और सभी की मनोकामना पूरी होती है। मैं तो माह 2 माह में एक बार जाता ही रहता हूँ वहाँ घूमने के लिए, भी दर्शन भी करता हूँ। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। और जी। वैसे मुझे रायगढ़ का नाम सुनते ही याद आता है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के बारे में बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? कबरा पहाड़ के बारे में, हालांकि मैं कबरा पहाड़ में रायगढ़ में रहते हुए भी मैं नहीं जा पाया हूँ, मगर मैं भी बहुत सुना हूँ कि वहाँ पर गुफाएं हैं और वहाँ पर राजा महाराजा लोगों के जमाने में वहाँ पर कुछ हुआ करता था। वहाँ पर कुछ ऐसे चीज है जिसका मतलब लोग जानकारी लेने के लिए जाते रहते हैं। तो वहाँ मधुमक्खियों का भी बहुत झुंड है। वहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है लापरवाही पूर्वक कोई अगर जाएंगे घूमने तो। वो कबरा पहाड़ है। जी हाँ, क्योंकि हमने जो सुना है जनश्रुति के अनुसार, तो हमने तो ये सुना है कि कबरा पहाड़ में इतना सारा खजाना गड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता है। वो है ना, वो है, वो सुना हूँ मैं भी। जी। और इसके अलावा एक और पहाड़ है, रानी पहाड़ बोलते हैं, रायगढ़ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर में है पहाड़, घरघोड़ा के आसपास। अच्छा। वहाँ पर कुछ ऐसा शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को बहुत विदेशों से आ चुके हैं मगर कोई पढ़ नहीं पाए। जो पढ़ लेगा उस शब्द को, वो खजाना का राज पता लगा सकता है। वो उसको मैं देखा भी हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर पुराने जमाने की औजार हैं, हथियार हैं और देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है जो टूट फूट भी गए हैं। वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते रहते हैं लोग उधर। वहाँ पर हमारे रिश्तेदारी भी है, तो इसलिए मैं वहाँ गया था, उसको देखा भी हूँ। बहुत ऊपर में है और तालाब भी है, पहाड़ के ऊपर में तालाब बना हुआ है। अच्छा। पुराने जमाने का। वहाँ पर लोग बोलते हैं जंगली लोग पहले रहते थे वहाँ। और वहाँ पर मिट्टी का मूर्ति छोटा छोटा बना कर तालाब के किनारे में जो घाट रहता है वहाँ रखते रहते हैं और पूजा वूजा करते हैं। और लोगों का मानना है कि अभी भी वहाँ पर अंधविश्वास भी है कुछ। वहाँ गर्भवती महिलाएं उस गांव में अभी भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जो गर्भ में जो रहता है बच्चा वो शायद खत्म हो जाता है। वहाँ का जो देवी है उसको मतलब वहाँ का जो बैगा बोलते हैं वो दशहरे के दिन घूमता है पूरा गाँव में। उस दिन सब अपने अपने दरवाजों को बंद करके रखते हैं और जो नजर में दिख जाता है तो उसका बच्चा खत्म हो जाता है, ऐसा उनका मानना है उसी। ओह, तो जैसे कि आपने इतनी सारी जानकारी दी और आपने ये भी बताया कि कबरा पहाड़ अभी तक आप नहीं जा पाए हैं, तो मैं समय नहीं मिलता है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप कबरा पहाड़ जाकर जरूर आएंगे और कुछ और अच्छी बातें हमें बताएंगे। हाँ, मेरे को बहुत खुशी भी होगी। जी। मैं खासकर रेडियो अरपा के लिए ही जाऊंगा मैं पहाड़ के पास, आप बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र जी, रायगढ़ का रेशम उद्योग और ढोकरा आर्ट जो बोलते हैं वो भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये रायगढ़ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर में लाखा करके स्थान है। वहाँ पर रेशम की खेती की जाती है। वहाँ पर वन विभाग द्वारा तो पूरा एरिया में मतलब मजदूर रखते हैं और रेशम तो वहाँ पर उगाया जाता है और लोगों को उस रेशम को दे करके कपड़ा बुनने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और बहुत पहले हमारे घर के मेरी मिसेस है वो आंगनबाड़ी में सर्विस जब नहीं लगा था तो वो महिला समिति के समूह के द्वारा वो कोसा के वो लाए भी थे, जो कीड़े बोलते हैं कोसा का रहता है ना, उससे धागा बनाया जाता है। जी। तो उसमें परेशानी ज्यादा थी और महिलाओं को जो मेहनत करते थे वो हिसाब से उतना लाभ नहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय कोई ट्रेनिंग वगैरह ढंग से किए नहीं थे लोग। तो धीरे धीरे उसको हम लोग बंद कर दिए लोग। मगर हमारे रायगढ़ में बहुत सारे जवांगन लोग भी हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं। और रायगढ़ से लगभग 36 किलोमीटर दूर सारंगगढ़ है, वहाँ भी जवांगन लोग हैं। अभी भी लोग धागा बुनते हैं कोसा से। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि उस समय ट्रेनिंग नहीं होती थी, अब शायद ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता होगा। अब ऐसे एक बात कहना चाहूंगी मैं
कि आपके जो धर्म पत्नी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। पूछिए क्यों? बताइए। क्योंकि वो जब भी आपसे रूठती होंगी ना तो आप उन्हें रेशमी साड़ी उपहार में देकर मना लेते होंगे, है ना ऐसी बात? बहुत महंगा भी जी। हाँ, बताइए, आप इतनी अच्छी जगह में रहते हैं, है ना? जी। तो चलिए। रुमाल भी दिया था एक बार में। अरे वाह, क्या बात। क्योंकि रुमाल क्या है 200-400 में मिल जाता है, साड़ी कम से कम अभी की स्थिति में 10-12 हजार से कम में नहीं मिलेगी। जी, बिल्कुल। तो चलिए, आपने जो रेशम का रुमाल दिया अपनी धर्मपत्नी को, खुश हो गई होंगी वो। हमारा बैंकिंग सिस्टम लगातार अपडेट हो रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से हम लोग सुविधा संपन्न हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी सावधानी नहीं रख पाते और फ्रॉड का शिकार होते हैं। बैंक ने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग हमारी सुविधा के लिए दिया है, लेकिन कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम एक फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। और ये जो किस्से हम आपको दिखाने वाले हैं वो हमारे ही बीच के हैं। हो सकता है आप उस किस्से से गुजरे हो या आपके आस पड़ोस के लोग उस किस्से से गुजरे। तो आइए देखते हैं वो छोटे छोटे किस्से जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि हमको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आई आगे का हो गए बहनी, का बर हंसता? मोला 25,000 रुपए के मोबाइल मिले हैं। 25,000 के मोबाइल? कामा? एदे कंपनी के नाम आवत है, मोबाइल नंबर घला आवत है, मोर नंबर भी है माँ। ऐसे का? देख ले बहनी, फर्जी तो नहीं है? नहीं, फर्जी नहीं है। काहे के बस मोला 5,000 रुपए देना है और 10,000 रुपए के और गिफ्ट मिली, यानी कि 35,000 रुपए के मुनाफा। मतलब 35,000 के सामान तोला 5,000 में देते? देख ले बहनी, बहुत फर्जी कंपनी रही थे, मालूम है? गूगल में पता कर ले कौन बने कंपनी है कि नहीं है। सब पता कर डाले हम। एते बस पैसा ट्रांसफर करना है, भाई गे। देख ले, ठीक है। हो गया, 5,000 बस देना है, भाई गे। दे डालता है? हाँ, चल ऑनलाइन हो आ जाए तब पता चली। हो गया। कैसे दीदी, तो इनाम आगे का? कोनो इनाम नहीं आइस। नहीं आइस? आई कैसे होगा वो? लागत है सब फर्जी है, फंस गए मैं तो। ओहो, अच्छा ते कोनोले बताया हस कि नहीं बताया हस? कैसे करथस लता, सब मोर पर हंसी। कहीं अते पढ़े लिखे है और लोग में फंस गए, काला बताऊं मैं। दीदी, अब तक का करबे हो? रिपोर्ट करावे का? ताहूँ हाँ, का रिपोर्ट कराहूँ हैं, का बोलूँ? सब कहीं दे लालच में फंस गई, अतेक पढ़े लिखे। चुपे रहूं और का करूं, गए। हाँ पैसे अब गए तो गए, का कर 5,000 रुपया गई। चल ठीक है, इतना ज्यादा पैसा नहीं टारे रहा, पर 5,000 तो 5,000 होते बहनी। इतने सारे लोगों की भीड़ में हम एक दूसरे पर कई बार भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन एक अनजाने आदमी के मोबाइल कॉल पर हम भरोसा कर लेते हैं, एक अनजान कंपनी के अनजान व्यक्ति के ईमेल पर हम भरोसा कर लेते हैं और अपना पैसा लगा देते हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी के साथ मोबाइल पर कोई ऐसी चीज शेयर न करें। दूसरी बात, ईमेल पर यदि कोई आपसे जानकारी मांगता है तो उसे कभी भी न करें, क्योंकि लोग आपके डर का और आपके लालच का फायदा उठाते हैं। डर इस बात का कि हमारा एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, डर इस बात का कि हमारा पैसा जाम हो जाएगा, और लालच इस बात का कि मात्र 2, 4, 5 हज़ार में आपको 25,000, 40,000, लाख रुपए की चीज़ मिलने वाली है। तो इन दोनों का फायदा किसी को ना उठाने दें और अपनी कोई भी निजी जानकारी जो बैंक से संबंधित है किसी के साथ शेयर न करें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है
रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर और मेरे साथ हैं इस सप्ताह के श्रोता नरेंद्र तिवारी जी, जो बहुत ही जागरूक श्रोता हैं और अभी तक की बातों से जो जाहिर हुआ है कि उन्हें काफी जानकारी है अपने क्षेत्र के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बताई जो हमारे श्रोता जो दूर दूर रहते हैं वो सुनेंगे तो उन्हें भी जरूर अच्छा लगेगा और वो रायगढ़ घूमने जरूर जाना चाहेंगे। तो नरेंद्र जी, आप नियमित श्रोता हैं, जागरूक श्रोता हैं, हम जानना चाहेंगे दिन भर में कितनी देर आप रेडियो सुनते हैं? मैं घर में रहता हूँ तो होम थिएटर के माध्यम से सुन लेता हूँ ज्यादा, और बाकी समय में हेडफोन लगाना पड़ता है और ड्यूटी पीरियड में थोड़ा सुन नहीं पाता हूँ, मगर शाम को जरूर सुनता हूँ 6 बजे से लेकर के 7 बजे 8 बजे तक जरूर सुनता हूँ। तो किस तरह के कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं? सबसे पहले तो क्या है, जो फिल्मी दुनिया से संबंधित और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित कलाकारों की जो बातें सुनाई जाती है, जो दुर्लभ गीत सुनाए जाते हैं, ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। एकदम एक से बढ़कर एक गीत जो आजकल किसी आकाशवाणी में सुनने को जल्दी से नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे पुराने फिल्मी गीत सुनने को मिलते हैं तो हमारी बचपना याद आ जाती है। मैं बिलासपुर में ही मेरा पैदाशी जगह है। मेरे को बिलासपुर का हर दृश्य नजर महसूस होने लगते हैं। आपके अर्पा प्रोग्राम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं रायगढ़ में नहीं बिलासपुर में हूँ जैसा लगता है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही। रेडियो से आपका जुड़ाव बहुत अधिक है और जिससे हमारा जुड़ाव होता है उससे हम प्रभावित होते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व है और रेडियो के माध्यम से क्या कुछ परिवर्तन आपकी जिंदगी में हुआ है, रोजमर्रा की जिंदगी में? रेडियो तो अपना एक सच्चा मित्र बन चुका है। जब भी हम कभी भी उदास होते हैं या किसी हालात पर कुछ बहुत अकेला महसूस करते हैं, जैसे कभी घर से दूर हो गए या कहीं चले गए हैं, तो ऐसे में हमारा अपना रेडियो ही अपना साथी लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा और पर रेडियो है। और जो भी गीत संगीत चलते हैं उसके द्वारा हमें भरपूर आनंद महसूस होती है, दुनिया तो महसूस नहीं होती जी। और दूसरी साथ ही साथ हमें अनेकों प्रकार के ज्ञान की बातें सुनने को मिलते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, दूसरों की हेल्प करना चाहिए। और साथ ही साथ जो अफवाहें होते रहते हैं समय समय पर, जैसे कि कोरोना काल है, तो इसमें भी हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें क्या सतर्कता रखना चाहिए, ये सब बातें, बहुत सारी बातें जानकारी मिलती है जी। तो रेडियो ने तो अपना दायित्व बखूबी निभाया है। आप रेडियो से जो सुनते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, तो रेडियो से जो सुनते हैं या जो अभी प्राकृतिक आपदा हमारे सामने है, तो इससे बचाव के बारे में आप लोगों को कैसे जागरूक करते हैं? बस मैं यही बोलता हूँ कि बेवजह तो इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमको तो मार्केट जाना है सोचते हैं, तो मार्केट जाने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित किया गया है, उसके अंदर में आप जा करके सीधा सामान लिए और उसके बाद आप अपना घर आ जाइए। किसी रास्ते में रुक करके किसी दोस्त यारों से बातें ना करिए, बेवजह भीड़ ना बढ़ाएं। और दूसरी बात क्या होता है, दूरियां बना के सबसे रहना जरूरी है, चाहे कोई भी रहे, और मास्क का तो उपयोग करना ही चाहिए और सहयोग करना चाहिए शासन की जी। जो जिनका ड्यूटी लगा है, कोई ड्यूटी पीरियड में कोई आते हैं, हमें समझाते हैं, तो उन्हें हमें सम्मान पूर्वक उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्या बोल रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए। और अभी जो वैक्सीन टीका जो है उसका भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो लग चुका है, हमारे निगम में जितने स्टाफ है सबको हमारा पहले लगा है, 3 माह पहले हमको लग चुका है। और यही बात मैं अपने परिवार में भी बताया। मेरे परिवार में सबसे पहले मैं अपने लड़के लोगों को जो 18 वर्ष वाले थे उनको मैं तुरंत लगवा दिया हूँ पहला टीका। और अभी वो दूसरे टीका के इंतजार में है, वैक्सीन अभी आने वाली है, छत्तीसगढ़ में आ चुकी है, मगर अभी 1-2 रोज में फिर शुरू होगा टीकाकरण 18 वर्ष वाले लोगों के लिए। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। कोरोना काल में रेडियो के माध्यम से भी बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने को मिला है और ये बात भी सीखने को मिली है कि साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो हर 1 घंटे में कम से कम हाथ की सफाई तो करना भी बहुत जरूरी है जी। दुनिया भर में इस समय करीब 2 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा और साफ पेयजल उपलब्ध ना होने के कारण लाखों लोग बीमार होकर अस्थमा काल का ग्रास बन जाते हैं। ये जल ये न हो जाए ओझल, आओ
इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की कुल मात्रा में से मात्र 3% पानी ही स्वच्छ बचा है और उसमें से भी करीब 2% पानी पहाड़ों व ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है, जबकि शेष 1% पानी का उपयोग ही पेयजल, सिंचाई, कृषि तथा उद्योगों के लिए किया जाता है। ये न हो जाए ओझल। अपने भूगोल को इतिहास बनते नहीं देखना है तो पानी की एक एक बूंद को बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो अर्पा 90.8 एफएम पर। मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और हमारे साथ हैं इस सप्ताह के श्रोता नरेंद्र तिवारी जी। तो नरेंद्र जी, आप रायगढ़ से हैं, रेडियो नियमित रूप से आप सुनते हैं, रेडियो आपके लिए एक दोस्त की तरह है ना? तो एक दोस्त का फर्ज होता है दुख सुख में साथ देने का, दुख सुख साझा करने का। अगर दोस्त की जिंदगी में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करने में भी दोस्त की बड़ी भूमिका होती है। तो हम आशा तो यही करते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या ना आए, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त है ना? कहीं कोई समस्या तो नहीं? नहीं, हाँ, पूरा पर्याप्त है। हम लोग तो क्या पूरा शहर में ही रहते हैं और हमारे घर मोहल्ले के सामने में ही जेल बना हुआ है, जिला जेल। तो इसलिए जेल रोक करके मैं लिखता हूँ अपनी फरमाइश वगैरह में। अच्छा। और हमारा मोहल्ला बहुत ही अच्छे है और यहाँ सब शिक्षित है और मजदूर भी हैं और सभी ग्रेड के लोग रहते हैं और यहाँ पर लाइट पानी की कोई समस्या नहीं है, सब अच्छे हैं। और शासन द्वारा जो भी योजनाएं चालू होती है वो पूरे सभी लोगों को मिलती है। और अभी कोरोना काल में जो भी सुविधा सरकार द्वारा जो दी जा रही थी वो सभी लोगों को दी गई है। अभी 2-2 माह का सब गरीबों को चावल बांटा गया है। और यहाँ के जो स्थानीय जो कलेक्टर जी हैं, हमारे नगर निगम आयुक्त साहब हैं, उनके द्वारा भी लोगों को तेल, आलू, प्याज, चावल, ये सब सूखा राहत राशन वितरण किया गया है। कुल मिला के मतलब किसी को भूखा रहने की कभी कोई नौबत नहीं आई है। अच्छा, यानी जनप्रतिनिधि अपना काम ठीक से कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, है ना? जी हाँ। तो आप खुद भी नगर निगम में हैं, है ना? बहुत समय आपका मतलब सेवा में, जन सेवा में भी जाता होगा। कैसे आप वक्त निकाल पाते हैं रेडियो सुनने के लिए? क्योंकि और भी समस्या लेकर लोग आपके पास आते होंगे कि हमें ये समस्या है, आप समाधान चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा डिपार्ट क्या है, जल विभाग में बहुत सारा अलग अलग ड्यूटी रहता है ना। तो मेरा क्या होता है ना, जल विभाग के अंतर्गत हम लोग तो शिफ्ट अनुसार मशीन चलाते हैं, पानी सप्लाई वगैरह करते हैं। अच्छा। तो हमको हमारे पास जन समस्या लेकर कोई नहीं आते हैं। ऐसी जान पहचान वाले कभी कोई मिलते हैं रास्ते में, किसी का कुछ राशन कार्ड से संबंधित है या कुछ और है निराश्रित वाले, तो हम उनको रास्ता बता देते हैं, भाई फलाना अधिकारी के पास कितना बजे जाइएगा या आपका काम बन सकता है, ये रास्ता बता देते हैं। बाकी हम लोग तो क्या है, मैं लेबर के रेट में हूँ तो अपना क्या मेरे को 20-22 वर्ष हो गया है। समय अनुसार कभी हम लोग को चेंज होता रहता है। जैसे अभी कोरोना काल में भी हमारा ड्यूटी था तो हम लोग गली गली में मास्क वगैरह बांटे हैं और सावधानियां के लिए लोगों को समझाते थे। चकाधर समारोह होती है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेरा ड्यूटी लग जाता है, जहाँ पर फिल्मी कलाकार लोग भी आते रहते हैं। आप होंगे रायगढ़ में चकाधर समारोह जब होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी हम लोग जाते रहते हैं। सारे कलाकारों को देखा हूँ, उनको सेवा किया हूँ, मौका मिला है सेवा का। अभी फिलहाल 2 साल पहले हमारे शहर में मनहर उदास जी आए हुए थे, मैं उनको अपने हाथों से पानी पिलाया। बहुत खुशी हुआ मेरे को कि इतने बड़े कलाकार को मैं पानी पिला रहा हूँ बोलकर। क्या बात है, क्या बात है। जी, सब्जी कुमार से मिल चुका हूँ, उदित नारायण से मिल चुका हूँ। अच्छा। अलका याग्निक को भी देखा हूँ लेकिन बात नहीं की हूँ। थोड़ा मतलब क्या, लोग सब बिजी रहते हैं ना, कलाकार लोगों के लिए अलग से बना रहता है, स्टॉपेज रूम बना रहता है, वहाँ रहते हैं, मंच में फिर आते हैं। जी। तो लेकिन एक बिल्कुल आमने सामने हम लोग को सेवा का मौका मिलता है। अच्छा, तो आपकी और क्या क्या रुचियां हैं?
बस रेडियो मेरा बचपन रेडियो के अलावा मेरे को पिक्चर देखने का बहुत शौक था, मगर अब पिक्चर तो देख नहीं पाता हूँ। पहले अच्छा। एक भी पिक्चर नहीं छोड़ता था, और अभी फिलहाल पिक्चर सिर्फ टीवी में देखने को मिलता है घर में बस। हाँ बिल्कुल सही है। वैसे भी अभी तो बाहर निकलना वैसे ही हाँ। मना है, निश्चित दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। ये भी है, और दूसरी बात क्या, इतनी महंगाई में अब 200 रुपया या 100 रुपया टिकट देकर पिक्चर देखेंगे तो वही पैसा परिवार में काम आएगा ना। बिल्कुल सही बात, ये तो ये बहुत है। अच्छी बात आपने कही। तो नरेंद्र जी, कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, और पर्यावरण जी, जी, संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, सबका महत्व हमें समझा दिया है ना। और ये जानने तो मैं कहता हूँ कि ना, हालांकि ये कोरोना काल, लॉकडाउन सबको दुखदायी लगता है, मगर मेरे हिसाब से ना बीच बीच में कभी कभी लॉकडाउन होना चाहिए। जीव जंतु प्राणी इनको तो बहुत राहत मिल रहा है फिलहाल, हम लोग को भले जो भी है। जी जी, पक्षियों को कितनी खुशी मिल रही होगी, शोरगुल से बच रहे हैं बेचारे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया है 5 जून को, है ना। जी जी हाँ, इस दिशा में अरपा रेडियो द्वारा भी कुछ प्रोग्राम भी सुना था, पूरा नहीं सुन पाया ढंग से, मतलब इसे यही सब विषय में चर्चा हुई थी। जी, तो अरपा रेडियो के और कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं? अरपा रेडियो के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, किसी एक को तारीफ करूंगा तो फिर सूरज को चांद दिखाना वाली बात हो जाएगा। मेरे को सभी अच्छे लगते हैं, और संज्ञा मैम की आवाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कोयल नीचे आ गई है पेड़ से, वाह वाह कर रहे हैं, अच्छा लगते हैं। क्या बात, क्या और बात। अनीस जी हैं, वो तो सबके दिल को पूरा लुभाई देते हैं। उनका जो अंदाज है, राम राम मिटान किसान बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ने का जो श्रोताओं का जो नाम पढ़ने का अंदाज है, ऐसा लगता है जी चाहता है कि प्रोग्राम सुनते रहें, चलता रहे, बस ऐसी लगता है। जी, बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ में आपको और पूरे स्टाफ को और सभी श्रोताओं को मेरा पुनः एक बार नमस्कार। फिर कभी मिलेंगे। लेकिन मेरी तो बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। बातें हैं, अच्छा ठीक है, बोलिए। तो नरेंद्र तिवारी जी, चलते चलते छोटे छोटे 1-2 सवाल और, कि आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं। अगर एक दिन के लिए आपको कार्यक्रम प्रस्तोता बना दिया जाए, यानी एक दिन अरपा रेडियो पर आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा जाए, तो कौन सा कार्यक्रम आप प्रस्तुत करना चाहेंगे? इसके बारे में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है ना, रेडियो अरपा बहुत बड़ी, जो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हम उस लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि मतलब जो स्थानीय वो लोग हैं, उनकी जो कला है उस पर आधारित, और श्रोताओं को जो अच्छा लगे, ये सब को मिला करके कुछ ऐसा कार्यक्रम बना करके पेश करें जिससे श्रोताओं को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे। और जी अच्छा, एक बात और, कि आज इस कार्यक्रम में सप्ताह के श्रोता के रूप में आप चुने गए हैं और आपसे हमने बातचीत की है, तो कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अपने आप को अच्छा लगा। अपने ये मेरे को तो विश्वास नहीं था कि हम उस लायक हो जाएंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य है। पहले तो ध्रुव जी सप्ताह के श्रोता में प्रथम पधारे, और उनका हक भी था, क्योंकि वो बहुत विस्तार से वो कार्यक्रम की समीक्षाएं लिखते रहते हैं जी। और उनके बाद में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस लायक समझा गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में मैं रेडियो अरपा के प्रति खरा श्रोता उतरूं, और हमेशा जो जागरूक जो कार्यक्रम पेश किए जाते हैं उनमें मैं अपना जो भी मेरा प्रतिक्रियाएं हैं मैं डालता रहूं। और समय थोड़ा मिलता नहीं है, जब भी समय मिलता है तो मैं तो जुड़ ही जाता हूँ अरपा से, सुनता ही हूँ प्रोग्राम। और आप सबके साथ में हम हमेशा हैं और रहेंगे, और जब तक अरपा रेडियो चलता है हम सुनते रहेंगे, ये हमारा वादा है। रेडियो अरपा हमारा साथी बन चुका है। जी, तो नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और आशा है आपको भी हमारी ये बातचीत जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।
हमारे इस सप्ताह के श्रोता नरेंद्र तिवारी जी, जो रायगढ़ से हैं, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हमारे दूर दूर से रहने वाले जो श्रोता हैं एक दूसरे को जाने समझें, अलग अलग जगह के बारे में। और साथ ही साथ हम कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो हम इसका दायित्व भी उठाते हैं और आम जन की जो समस्याएं हैं वो भी जानने का, समझने का हम प्रयास करते हैं। तो ये प्रयास आप सभी को जरूर पसंद आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ शुभ्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।